फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही रिलेटेड कुछ टर्म को और हम लोग देखेंगे। कुछ ग्राफ है जिसमें कि एक BH कर्व है और एक हिस्टैरिसीस लूप है। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमें मटेरियल का चॉइस जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो आयरन को कब सेलेक्ट करना है, स्टील को कब सेलेक्ट करना है, तो ये सब नेचर को समझने के लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को तुम पहली बार उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो पहले से वो मटेरियल बिल्कुल ही डिमैग्नेटाइज्ड है, यानी उसके अंदर किसी तरीके का बी नहीं है, पहले से वो मटेरियल बिल्कुल ही डिमैग्नेटाइज्ड है, तो अभी बी का वैल्यू 0 है। लेकिन जैसे ही इस मटेरियल के ऊपर कॉइल के थ्रू करंट बढ़ाएंगे, तो अगर हम करंट को यहां पे इंक्रीज करें, तो अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब H इंक्रीज होगा, क्योंकि H का मतलब तो Ni है। तो जैसे जैसे करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं H इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसके अंदर जो कोर मटेरियल है और वो भी किस तरीके का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अब वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो डोमेन बने हुए थे, जो डायपोल डोमेन वाइज इधर उधर रैंडमली मतलब डोमेन वाइज जो है इसके मैग्नेटाइजेशन जो इधर उधर थे, तो अब उसका मैग्नेटाइजेशन किधर की ओर होना शुरू करेगा, तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलोंग इसका सपोर्ट शुरू हो जाएगा। मतलब बी के अंदर कंट्रीब्यूशन था ना, बी इज B0 प्लस B सफिक्स M। तो इसका जो मटेरियल है इसका मैग्नेटाइजेशन जो है, जो रैंडमनेस था कि कुछ इधर की ओर कुछ इधर की ओर, तो वो सब अलाइनमेंट किधर की ओर शुरू हो गए, तो उसका अलाइनमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये करंट के वजह से जो है वो मिलेगा। तो करंट को लाने से H मिला, H के वजह से जो इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल थे उसका अलाइनमेंट शुरू हुआ और इस वजह से हमारा B इंक्रीज करना शुरू हुआ। तो जो B और H हम लोग प्रोपोर्शनल की बात करते हैं वो हमारा लीनियर रीजन में वैलिड होता है। यहाँ के लिए हमारा वैलिड है B इक्वल टू म्यू H। लेकिन जब इसके अंदर का सारा मैग्नेटिक मटेरियल पूरा का पूरा अलाइंड हो गया, तो अब हम करंट को इंक्रीज करेंगे, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत B0 तो इंक्रीज करेगा, लेकिन B सफिक्स M जो है मैग्नेटिक मटेरियल का फुल मैग्नेटाइजेशन उसका अलाइनमेंट हो चुका है, अब वो फर्दर अलाइन नहीं हो सकता है, इसलिए B में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा करंट इंक्रीज होने के बाद भी। इसलिए इधर का रीजन क्या कहला जाता है, सैचुरेशन रीजन, कि जो इधर उधर थे वो सब एक बार अलाइंड हो चुके हैं, तो अलाइंड होने के बाद अब करंट की वजह से सिर्फ B0 थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, तो इसलिए हल्का 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 बिल्कुल ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट ना के बराबर चेंज होगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में B सफिक्स M जो है इसका काफी मेजर रोल हो जाता है। मतलब समझ लो कि ये लीनियर रीजन में आने के बाद तुम्हारा मेजर पार्ट ही जो होता है वो मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन। तो एक बार पूरा का पूरा मटेरियल अगर हमारा सैचुरेट कर गया, सबका मैग्नेटाइजेशन हो गया, तो B0 का बहुत मेजर इफेक्ट नहीं होने वाला है, इसलिए ये सैचुरेट कर जाता है, तो ये कहलाएगा BH कर्व। अब देखो हिस्टैरिसीस लूप पे आते हैं, तो यहां पे भी B और H में जब पहली बार यूज करोगे तो ये जो डॉटेड लाइन से मैंने खींचा है ये BH कर्व है। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन हमने राइट साइड में रखा होगा तो ये वाले BH कर्व को फॉलो करेगा, लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन हम बदल दें तो BH कर्व हमारा दूसरे मतलब B का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इसलिए मैंने दोनों साइड में BH कर्व खींचा। तो ये BH कर्व किसके सेंस में, तो मान लो कि करंट अगर हमने लेफ्ट से राइट दिया था, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में, तो ये वाला केस हुआ। और अगर मान लो करंट का डायरेक्शन रिवर्स किए लेकिन पहले से मटेरियल अनमैग्नेटाइज्ड है, तो उस केस में ये वाला BH कर्व फॉलो करेगा। तो एक बार ये बोल सकते हो कि B का डायरेक्शन इधर और एक बार बोल सकते हो B का डायरेक्शन इधर। लेकिन शुरू में पहले से अगर ये अनमैग्नेटाइज्ड है तो इसका मतलब ये किस कर्व को फॉलो करेगा, BH कर्व इस वाले को। और अगर पहले से मैग्नेटाइज्ड है, करंट का डायरेक्शन बदल दिया, B का डायरेक्शन बदल गया, मतलब इस केस में करंट हमने इधर से डाला था, इसमें मान लो करंट इधर से, तो दोनों का BH कर्व अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर मान लो कि किसी कॉइल में हम लोग किस तरह का सोर्स कनेक्ट कर दें, अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट कर दें, तो अल्टरनेटिंग सोर्स से करंट अपने को कैसा मिलता है, तो अल्टरनेटिंग सोर्स मतलब ये इक्वल टू Ni हो गया। तो करंट यहां पे कैसा है, तो यहां जो करंट है मान लो ये अल्टरनेटिंग है, साइनोसॉइडल है, मतलब टाइम के साथ ये साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है। तो जब ये पहली बार मटेरियल यूज हुआ होगा तब तो मान लो कि शुरू में करंट पॉजिटिव है, तो BH कर्व कर है, तो I के इंक्रीज होने से H इंक्रीज हुआ, H के इंक्रीज होने से B चेंज हुआ, किस तरीके से, तो ये वाले BH रिलेशन को फॉलो किया। लेकिन जब करंट मैक्सिमा पे पहुंच गया तो ठीक है जी, H मैक्सिमा पे पहुंच गया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये भी मैक्सिमा पे पहुंच गए। उसके बाद करंट ये डिक्रीज करते करते 0 हो गया। तो जब करंट को वापस डिक्रीज करके 0 कर दिए तब भी मटेरियल थोड़ा बहुत तो मैग्नेटाइज रह जाएगा। तो अब ये कर्व वापस BH को वापस फॉलो करते हुए 0 पे नहीं आएगा। अब ये किस कर्व को फॉलो करेगा, अब इस वाले को फॉलो करेगा। मतलब करंट तो 0 हो गए, करंट 0 होने का मतलब क्या हो गया, H 0 हो गए, तो H 0 होने के बाद भी B एग्जिस्ट कर रहा है और ये इस पाथ को फॉलो करेगा। तो ये जो B एग्जिस्ट कर रहा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलेंगे
रिटेंटिविटी। इसको क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी। मतलब बोल सकते हो व्हाट इज द रिटेंटिविटी? तो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को जब हमने किसी सोलेनॉइड के अंदर रखा और इसमें से करंट पास किया और करंट को जीरो बना दिया, तो करंट को जीरो बनने के बाद भी ये मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन रह गया। अब किसी में ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, लेकिन जो भी ये मैग्नेटाइजेशन उस टाइम पे रहेगा तो ये उसके लिए क्या कहलाएगा? रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी का मतलब बोल सकते हो यहाँ पे बी व्हेन H इज जीरो। H जीरो मतलब करंट जीरो। तो जब करंट को जीरो कर देंगे, H को जीरो कर देंगे, तब भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बचेगा उसी को क्या बोला जाएगा? रिटेंटिविटी। तो अब सपोज करो कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गए, लेकिन करंट अब यहां से देखो तो माइनस की ओर ले गए। तो जब करंट माइनस की ओर गया यानी करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड राइट में था अब वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में बन जाए। तो लेफ्ट में कैसे बनेगा? तो पहले तो इसको जीरो करेगा, उसके बाद धीरे धीरे और करंट बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड माइनस की ओर हो जाएगा। तो इसलिए कर्व इस तरीके से फॉलो करेगा। क्लियर है? तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनाने के लिए जो हमें H अप्लाई करना पड़ा, तो ये क्या कहलाएगा? तो इस जगह आने के बाद मटेरियल फिर जैसा था वैसे ही हो जाएगा। मटेरियल अनमैग्नेटाइज्ड हो गए क्योंकि वो उसके अंदर B का वैल्यू जीरो हो चुका है। मतलब तो ये लोकेशन क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है रिटेंटिविटी और ये कहलाता है कोर्सिविटी। तो कोर्सिविटी का मतलब अमाउंट ऑफ H रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। तो मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए, तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए इसका मतलब किसके लिए? तो फॉर B0, तो B0 करना है तो उसके लिए जो H की जरूरत पड़ेगी। तो कोर्सिविटी इज द H मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर मेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड जीरो इन द कोर। यानी कोर को डीमैग्नेटाइज कर दिया। B0 होने का मतलब क्या हो गया? नाउ द कोर इज डीमैग्नेटाइज। तो कोर को डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो H की जरूरत पड़ेगी वो कहलाएगा कोर्सिविटी। तो अब देखो कि करंट यहां पे चूंकि पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट में ये बार बार चलते जाएगा। तो अगर ये टाइम के साथ करंट पॉजिटिव निगेटिव चलते जा रहा है तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड राइट में बनेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में बनेगा। तो BH कर्व वो सिर्फ पहली बार फॉलो करेगा। उसके बाद में क्या होगा? तो H इंक्रीज किया तो B भी ऊपर की ओर गया। तो अब H का वैल्यू जैसे वापस डिक्रीज होते हुए जीरो हुआ तो B यहाँ पे पहुँच गया। फिर B को जीरो किया तो उसके लिए H निगेटिव हो गया। H और माइनस में गए तो अब धीरे धीरे B निगेटिव की ओर पहुंच गया। फिर B का H का वैल्यू क्या हो गया? वापस से अब करंट जो है डिक्रीज होते होते जीरो पे पहुंच गया तो फिर से मैग्नेटाइजेशन बच जाएगा। तो जैसे यहाँ पे रिटेंटिविटी था, ये भी रिटेंटिविटी ही है, सिर्फ B का डायरेक्शन अलग है। अभी मैग्नेटाइजेशन राइट में था तो यहाँ पे बोल सकते हो मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट में रहेगा, लेकिन ये भी रिटेंटिविटी हो गया, ये भी रिटेंटिविटी हो गया। सिर्फ मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो इसका मतलब जब करंट अल्टरनेटिंग चल रहा होगा तो अब ये B और H के बीच में कौन सा वाला कर्व फॉलो करेगा? ये वाला लूप को फॉलो करेगा। तो करंट प्लस माइनस हो रहा है तो H प्लस माइनस हो रहा है, B भी प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है। H का वैल्यू जीरो हो गया तो फिर भी B बच गया, और जब B जीरो है तो उस टाइम पे कुछ H होगा। फिर से यहाँ पे भी देखो तो H का वैल्यू जीरो हो गया लेकिन B एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से इस लूप को फॉलो करेगा। और जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें थोड़े हीटिंग होंगे, उसके अंदर थोड़े लॉसेस भी होते हैं, और उस लॉसेस को बोलते हैं हिस्ट्रेसिस लॉस। तो जो हिस्ट्रेसिस लॉस होता है वो इस एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब बोल सकते हो हिस्ट्रेसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दिस हिस्ट्रेसिस लूप। और इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट हो गया, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। तो रिटेंटिविटी का मतलब करंट को जीरो कर दिया, H को जीरो कर दिया, फिर भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन बच गए, तो वो जो मैग्नेटाइजेशन बच गए, मैग्नेटिक फील्ड बच गए, उसको बोलेंगे रिटेंटिविटी। और कोर्सिविटी का मतलब हो गया कि मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी H अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कोर्सिविटी। क्लियर है? और हिस्ट्रेसिस लॉस जो होगा वो इसी एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। तो खास करके जब साइनोसॉइडल सिग्नल अल्टरनेटिंग सप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे ये BH कर्व को ही, B और H के बीच में ये जो है हिस्ट्रेसिस लूप को ही वो फॉलो करता है। अब देखो ये हिस्ट्रेसिस लूप जो है स्टील और सॉफ्ट आयरन के लिए कैसा होगा। तो स्टील और सॉफ्ट आयरन के केस में जो होता है, तो स्टील
का जो ये कोर्सिविटी होता है ना, ये हाई होता है। कोर्सिविटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन सॉफ्ट आयरन, यानी सॉफ्ट आयरन का ये कोर्सिविटी कम है और स्टील की कोर्सिविटी ज्यादा है। इसलिए डीमैग्नेटाइजेशन स्टील का मुश्किल होगा, जबकि डीमैग्नेटाइजेशन सॉफ्ट आयरन का इजी होगा। मतलब सॉफ्ट आयरन के डीमैग्नेटाइजेशन इतने इजी रहते हैं कि अगर H का वैल्यू नहीं भी अप्लाई करोगे, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो तो अपने आप भी डीमैग्नेटाइज हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्टील सॉफ्ट आयरन है इसकी कोर्सिविटी कम है। समझ में आ रहा है ना, यहां पे इसकी कोर्सिविटी मतलब ये जो H पे थिकनेस है ये कम होगा। H पे जो इसका थिकनेस है कम है और H पे जो थिकनेस है वो स्टील का ज्यादा होगा। तो एग्जाम में पूछ सकता है कोर्सिविटी किसका ज्यादा होगा, तो कोर्सिविटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन सॉफ्ट आयरन। लेकिन रिटेंटिविटी, इसमें ध्यान रखना, इसमें बहुत गलती होती है। तो रिटेंटिविटी जनरली लोग सोचता है कि अरे स्टील का ही ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रिटेंटिविटी ऑफ स्टील इज स्लाइटली लेस देन द सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का ये रिटेंटिविटी जो है वो हाई होगा, यानी बी के एक्सिस पे जो ये विड्थ है वो सॉफ्ट आयरन का ज्यादा है और स्टील का ये वाला हाइट थोड़ा कम है। थोड़ा सा, बहुत मेजर फर्क नहीं है, लेकिन बोल सकते हो कि रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन का ज्यादा है, स्टील का कम है। कोर्सिविटी स्टील का ज्यादा है, सॉफ्ट आयरन का कम है। लेकिन हिस्टेरेसिस लूप का एरिया ओवरऑल स्टील का ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी कोर्सिविटी ज्यादा है और रिटेंटिविटी बहुत कम नहीं है, थोड़ा कम है। तो रिटेंटिविटी में ये थोड़ा सा कम है, लेकिन कोर्सिविटी से सॉफ्ट आयरन से स्टील का काफी ज्यादा है। इसलिए एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप ऑफ स्टील जो हो जाएगा वो सॉफ्ट आयरन से काफी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो सॉफ्ट आयरन का क्लियर हो गया ना। ध्यान रखना कि रिटेंटिविटी स्टील से ज्यादा होता है, यहां जनरली गलतियां लोग करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी स्टील से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कोर्सिविटी स्टील का सॉफ्ट आयरन से ज्यादा है। तो इससे क्या होगा कि स्टील जो है एक बार मैग्नेट बन गया तो कोर्सिविटी हाई होने की वजह से जल्दी वो फिर खराब नहीं होगा, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन का बिहेवियर बना रहेगा। लेकिन सॉफ्ट आयरन के अंदर क्या है कि कोर्सिविटी कम होने की वजह से तो उसकी डीमैग्नेटाइजेशन काफी आसानी से हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मतलब हो गया कि जहां पे हम लोग कॉइल में करंट देंगे, मैग्नेटाइजेशन मिल गया, लेकिन करंट हटा लिया तो वापस उसका डीमैग्नेटाइजेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मतलब हो गया जैसे कि तुम ये जो बेल वगैरह बजाते हो, तो उसमें क्या हो रहा है, घंटी को डाले, जैसे तुमने पुश किया तो बेल रिंग किया और उसके बाद जैसे हटाए तो फिर बेल बजना बंद हो गए। तो ऐसा नहीं कि अब वो कोर, अगर उसके अंदर यहाँ पे मान लो जो कॉइल है, तो घंटी बजाने का मतलब करंट गया कॉइल में, कॉइल के अंदर क्या होगा, कोर रहेगा, तो कोर का मैग्नेटाइजेशन होता है। तो अगर करंट जैसे हट गया तो वो डिमैग्नेटाइज वापस हो जाना चाहिए। अगर बहुत देर तक वो मैग्नेटाइजेशन बना रह गया तो पता चला कि स्विच छोड़ दिया तब भी घंटी बज रहा है। तो मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर वगैरह में जो कोर यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जो हो गया, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनने के लिए क्या होने चाहिए। तो अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो बोला जाएगा जिसकी कोर्सिविटी कम है। तो कोर्सिविटी कम होनी चाहिए, कोर्सिविटी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। मतलब उसकी अच्छी क्वालिटी क्या है, हम पहले उसकी अच्छी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कोर्सिविटी कम होना चाहिए। तो कोर्सिविटी कम होने से क्या होगा, जैसे करंट हटेगा आसानी से उसका डिमैग्नेटाइजेशन हो गया। तो कोर्सिविटी कम होनी चाहिए, उसकी रिटेंटिविटी भी कम होनी चाहिए। तो रिटेंटिविटी अगर लो होगा कि मतलब करंट को हटा दिए फिर भी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बना हुआ रह गया, तो उसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करंट है तो मैग्नेट है, करंट हट गया तो मैग्नेट नहीं रहना चाहिए। तो मैग्नेट नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब उसकी रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए, उसकी कोर्सिविटी कम रहनी चाहिए। तो रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी कम होने का मतलब एरिया ऑफ लूप कम होने चाहिए, लेकिन उसका म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी हाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब करंट पास करेगा तो उसमें से कोर हम किस लिए यूज कर रहे हैं, तो कोर का पर्पस ही है कि जो कॉइल है तो कॉइल के बीच के अंदर में हमने कोर क्यों डाले,
है। तो करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है, बी नॉट जो मिल रहा है, उससे हमें काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मतलब करंट कम जाने से ही काम हो जाए, अननेसेसरी ज्यादा करंट क्यों यूज करें। तो करंट से मिला बी नॉट, लेकिन कोर के आने की वजह से, खास कौन सा कोर, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या हो जाता है, बी इज फार फार ग्रेटर देन बी नॉट। क्यों हो जाता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का म्यू आर हाई होता है। इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दो तरह का बोले थे, सॉफ्ट और हार्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में कौन यूज होगा, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज होगा, और म्यू आर तो दोनों के हाई है ही, मतलब सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, तो म्यू आर तो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो हाई है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए म्यू आर हाई होने चाहिए, इसलिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जब हम कोर यूज करेंगे तो हमारा बेनिफिट क्या होगा, तो कोर के मैग्नेटाइजेशन के वजह से हमें कम करंट में ही काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इसलिए अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने का मतलब कोर्सिविटी, मतलब ये जो कोर्सिविटी है ये कम होना चाहिए, और रिटेंटिविटी भी कम होनी चाहिए, कोर्सिविटी भी कम होनी चाहिए। मतलब सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन होगा, तो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब हो गया बी और एच का जो ग्राफ होना चाहिए वो काफी ऐसे शार्प जाना चाहिए। तो ये ग्राफ जितना शार्प जाएगा उसका म्यू आर का वैल्यू उतना हाई होगा। यानी तुम्हारा देखो कि कम एच से ही बी का ज्यादा वैल्यू मिलेगा। तो H का मतलब H प्रोपोर्शनल टू I है, तो कम करंट से ही अपने को मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन के वजह से B हाई होगा। लेकिन जैसे ही H को जीरो बनाए तो वापस B जीरो बन जाना चाहिए। अगर BH कर्व को फॉलो करते हुए ऊपर जाए और BH कर्व को ही फॉलो करते हुए नीचे आ जाए तो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए वो मटेरियल होगा। लेकिन ऐसा मटेरियल मिलता नहीं है। तो मटेरियल में होता क्या है कि H को हमने इंक्रीज किया तो B तो इंक्रीज हो गए, लेकिन H को जीरो करते हैं तो फिर से कुछ ना कुछ B बच जाता है। लेकिन B कम से कम बचना चाहिए, ऐसा हम लोग मटेरियल खोज रहे हैं। तो इसलिए अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनने के लिए रिटेंटिविटी लो होने चाहिए, कोर्सिविटी भी लो होने चाहिए, एरिया ऑफ लूप भी लो होने चाहिए। मतलब ये BH कर्व जितना पतला से पतला और जितना ये कोर्सिविटी रिटेंटिविटी दोनों का विड्थ कम से कम मिलेगा, मतलब दोनों टेंस टू जीरो हो जाए तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वैसा मिलता नहीं है। परमानेंट मैग्नेट में क्या चाहेंगे, तो परमानेंट मैग्नेट में हम लोग चाहेंगे कि कोर्सिविटी रिटेंटिविटी ये सब हाई होने चाहिए। तो उसमें चाहेंगे कि ये मोटा से मोटा ये लूप का एरिया जो है, ये थिकनेस जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि करंट को जीरो भी कर देंगे तो अब इसके अंदर रिटेंटिविटी ज़्यादा है, तो रिटेंटिविटी ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन के रहेगा, और कोर्सिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो कोर्सिविटी जो है वो बेसिकली उसके लॉन्ग लाइफ को बताता है। कोर्सिविटी जितना हाई होगा उसका लाइफ उतना हाई होगा, और रिटेंटिविटी ये बात को बताता है कि करंट को हटाने के बाद वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने और लंबे लाइफ के लिए रहे, इसलिए अच्छा परमानेंट मैग्नेट के लिए कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों हाई होने चाहिए। तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ लूप भी हाई होने चाहिए। तो ये हो गया क्या चाहिए, शुड, मतलब क्या अपने को चाहिए, व्हाट शुड। तो अब जो चाहिए हमेशा वो मटेरियल में मिलता नहीं है, तो इसलिए हमें मटेरियल में बेटर चॉइस करना पड़ता है। तो अब देखो कि जो सॉफ्ट आयरन है उसकी कोर्सिविटी तो कम है, लेकिन रिटेंटिविटी थोड़ा सा स्टील से ज्यादा है। इसलिए यहां पे सॉफ्ट आयरन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए प्रेफर करेंगे। इट इज बेटर चॉइस, मतलब बहुत बढ़िया मटेरियल नहीं बोल सकते हैं सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इट इज नॉट आइडियल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें से बेहतर मटेरियल के लिए दोनों मटेरियल में बेटर कौन सा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए तुमको बेटर मटेरियल हो गया सॉफ्ट आयरन, और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए बेटर चॉइस हो गया स्टील। सो इट इज बेटर चॉइस, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का बेटर चॉइस है सॉफ्ट आयरन, और परमानेंट मैग्नेट का बेटर सॉफ्ट आयरन से कम होता है।